वेलकम टू अचीवर्स, वी कैन अचीव एनीथिंग। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने पढ़ा एंशियंट हिस्ट्री के बारे में, जिसमें कि हमने पढ़ा वैदिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, और हमने बात करी मौर्य साम्राज्य की, गुप्त साम्राज्य की और नंद वंश की। इन सब की बात करी। तो अब हम बात करेंगे मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में, जिस समय मुस्लिमों का भारत पर आक्रमण हुआ, उस बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहली स्लाइड। तो इसमें देखो, इसमें सबसे पहले जो आक्रमण हुआ भारत में, वो मुस्लिमों ने आक्रमण जब किया भारत में, तो सबसे पहले ये आक्रमण हुआ आपका 1712 ईस्वी में। कब हुआ? 1712 ईस्वी में। 1712 ईस्वी में अरबों ने, ठीक है, अरबों यानी कि जो अरब देश में रहते हैं वो, तो अरबों द्वारा भारत पर पहला सफर आक्रमण किया गया 712 ईस्वी में, जो कि मोहम्मद बिन कासिम ने किया। ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, ये जो दाहिर है इस पे इल्जाम लगाया गया। ठीक है, अरब के शासक द्वारा दाहिर पर इल्जाम लगाया गया कि उसने अरब के समुद्री जहाजों को बंदी बना लिया है। अब ये बात तो झूठ थी, तो दाहिर ने कहा कि हमने कोई बंदी नहीं बनाया है। लेकिन इनको क्या करना था, इनको सिर्फ एक रीजन चाहिए था, भारत पर आक्रमण करने का। तो इन्होंने क्या किया, उसमें जो दाहिर था वो सिंध प्रांत का राजा था और देवल बंदरगाह उसके क्षेत्र में आता था। तो बोला गया कि देवल बंदरगाह पर दाहिर ने अरबों के जो जहाज है उनको रोक लिया है। ठीक है, तो इस कारण को आधार बनाकर मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण कर दिया, और इस आक्रमण में किसकी विजय हुई? मोहम्मद बिन कासिम इस आक्रमण में विजयी रहा। ठीक है। अब मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर आक्रमण किया, तो सिंध का जो प्रांत है उस पर किसका शासन स्थापित हो गया? मुस्लिमों का। कॉपी पेन ले ले और लिखते भी रहे, मुस्लिमों का शासन हो गया। अब मोहम्मद बिन कासिम ने वहां एक जजिया कर लगाया। जजिया कर क्या होता था? जजिया कर एक गैर धार्मिक कर था। ये उन व्यक्तियों पे लगता था जो कि मुस्लिम नहीं है। ठीक है, तो केवल हिंदुओं पर ही नहीं, बल्कि जो कोई भी व्यक्ति जो मुस्लिम नहीं है, जो मुस्लिम नहीं है उस पे कौन सा कर लगता था? जजिया कर। तो सबसे पहले भारत में जजिया कर किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने। सबसे पहले भारत पर आक्रमण किस मुस्लिम शासक ने आक्रमण किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। कब किया? 712 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? फिर आए आपके मोहम्मद गजनवी। अगला जो शासक आया, व्यक्ति आया जिसने भारत पर आक्रमण किया, वो था मोहम्मद गजनवी। इसका नाम मेरे ख्याल से आप सबने सुना होगा, जिसने, कहते हैं, जिसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। तो ये जो डेट है ये आपने याद नहीं करनी है, सिर्फ ध्यान रखना, आपको एक टाइमलाइन पता चलेगी कि कब किसके बाद क्या हुआ। तो मोहम्मद गजनवी के पिता का नाम था सुबुक्तकीन, जो कि गजनी के शासक थे। गजनी के शासक थे। ठीक है, जहां भी आपके खाड़ी के देश है ना, वहां पे। तो गजनी, सुबुक्तकीन जो था वो किसका शासक था? गजनी का शासक था। और सुबुक्तकीन ने क्या किया? भारत पर आक्रमण करने वाला ये पहला तुर्क शासक था। तुर्क शासक यानी जो तुर्की में रहता था, तुर्क शासक था, जिसने क्या किया? जयपाल, पाल वंश का राजा था जयपाल, उसको पराजित किया। ठीक, तो फिलहाल आप मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ याद रखना। तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण। ठीक है। और इसके आक्रमणों का उद्देश्य क्या था? भारत की संपत्ति को लूटना। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही हमारा जो है अरबों के साथ इधर व्यापार चला करता था। ठीक है, व्यापार हुआ करता था। अब जब व्यापारी भारत आते थे तो वो क्या करते थे? भारत की संपन्नता की खबरें, कहानियां अपने देश जाके सुनाया करते थे। तो इन कहानियों से मोहम्मद गजनवी क्या हुआ? बड़ा प्रभावित हुआ। उसने कहा भारत में तो बहुत सारा धन है, ये सारा धन मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए। तो उसने क्या किया? ये सब धन पाने के लिए भारत पर क्या किया? आक्रमण किया। अब उसने क्या किया? इस आक्रमण को एक धार्मिक रंग देने के लिए, ताकि लोग क्या, उसके सपोर्ट में आ जाए, जो उसके अपने लोग हैं वो उसके सपोर्ट में आ जाए, उसको क्या किया? उसने अपने इसको एक धार्मिक रंग दिया। तो वो क्या करता था? अब देखो, अब भारत में जो भी संपत्तियां थी, वो सारी की सारी, बहुत ज्यादा संपत्तियां मंदिरों में हुआ करती थी, क्योंकि मंदिरों में लोग दान वगैरह करते थे उस समय के राजा, और मंदिर बड़े भव्य बनाए जाते थे, सारी संपन्नताएं होती थी मंदिर में। तो उसने मंदिर को टारगेट किया। तो अब वो क्या करता था? जिस भी मंदिर में वो लूटपाट करता था, वहां की जो मूर्तियां होती थी उनको वो तोड़ दिया करता था। ठीक है, मूर्तियों को क्या करता था? तोड़ देता था। इसलिए उसको एक नाम और दिया गया, मूर्ति भंजक या बुत किशन, यानी कि मूर्तियों को तोड़ देने वाला। ठीक है, मूर्ति
भंजक या बुद्ध किशन में कहा गया। तो ध्यान रखना, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मूर्ति भंजक या बुद्ध किशन किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है महमूद गजनवी को। ठीक, क्यों? क्योंकि जहां भी आक्रमण करता था, मंदिरों में लूटपाट करने का काम था, लुटेरा था ये, तो क्या करता था, मंदिर में गया, लूटपाट करी, वहां की जो मूर्तियां हैं उनको भी तोड़ दिया। तो इसका नाम क्या हो गया, मूर्ति भंजक और बुद्ध किशन। तो इसका जो प्रसिद्ध आक्रमण है जिसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वो है आपका 1025 से 1026 ईस्वी में आक्रमण किया इसने सोमनाथ के मंदिर। आपको पता है सोमनाथ कहाँ है, गुजरात में है, शिव मंदिर है वहां, बड़ा ही सुंदर मंदिर था, बहुत सुंदर। तो वहां क्या किया इसने, आक्रमण किया। ठीक है, सोमनाथ के मंदिर पे। तो याद रखना, इसका प्रसिद्ध आक्रमण क्या था, 1025 से 26 ईस्वी के मध्य सोमनाथ में किया, जो कि गुजरात में है। इसने सोमनाथ में आक्रमण कर दिया। अब जब ये सोमनाथ से इसको बहुत सारी संपत्ति मिली, अकूत संपत्ति, इतनी संपत्ति घोड़ों पे लाद के ले गया, बहुत सारी। तो जब ये क्या करा, जब ये जा रहा था अपने गजनी देश को वापस, तो ये जाट, पंजाब का जो एरिया है वहां थे जाट, उन्होंने क्या किया, इस पर, इसको परेशान किया, इस पर आक्रमण कर दिया। तो उस समय तो महमूद गजनवी क्या हुआ, चुपचाप चला गया, क्योंकि उसके पास क्या था, बहुत सारा धन। तो उसने कहा अभी इन लोगों के साथ झगड़ा करना सही नहीं है। वो चुपचाप क्या हुआ, वहां से निकल लिया। और फिर जब वो अपने देश गया, उसने अपना खजाना वहां संभाल के रख दिया। उसके बाद क्या, वो वापस आया, वापस आकर 1027 ईस्वी में उसने जाटों पर आक्रमण करा और उन्हें बहुत बुरे तरीके से पराजित कर दिया। ये उसका आखिरी आक्रमण था, इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब जो मोहम्मद गजनवी है, उसके दरबार में 3 बहुत प्रसिद्ध विद्वान रहा करते थे, जिन्होंने 2 बुक लिखी। अलबरूनी, जो पूछते भी हैं, अलबरूनी ने कौन सी बुक लिखी आपकी, किताबुल हिंद, इसमें उसने भारत के बारे में लिखा। वैसे ही फिरदौसी ने भी एक रचना करी, शाहनामा। ठीक है, शाहनामा की रचना करी। और जो ये महमूद गजनवी था ना, ये बहुत ही लालची प्रवृत्ति का था। मतलब इसके पास इतना धन इसने लूटा, उतना धन होने के बाद भी इसको क्या थी, धन की फिर भी बहुत ज्यादा प्यास थी। तो ध्यान रखना, महमूद गजनवी का उद्देश्य क्या था भारत में आक्रमण करने का, भारत की संपत्ति को लूटना। क्या था, भारत की संपत्ति को लूटना। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अगले व्यक्ति के बारे में, जो कि है आपके मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। कौन है, मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, जिनका नाम क्या है, एक और नाम शिहाबुद्दीन। ठीक, इनका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था भारत में अपना राज्य स्थापित करना। ये क्या चाहता था, भारत में राज्य स्थापित करना। ठीक है, ये महमूद गजनवी के बाद गजनी और गौर प्रदेश का शासक बना। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। अगर आपसे पूछा जाए भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आप क्या कहोगे, मोहम्मद गौरी। उसके बाद देखो 12वीं सदी के मध्य क्या होता, गौर वंश की स्थापना हुई, उसी ने गौर वंश की स्थापना हुई। और इसने गौर वंश, यानी जो गौर प्रदेश था और जो गजनी प्रदेश था, जिसका पहले राजा कौन था, महमूद गजनवी, उन दोनों प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। इसका जो पहला आक्रमण था वो था 1175 ईस्वी में, जो कि इसने किया मुल्तान पर, और इसमें मोहम्मद गौरी को विजय मिली। इसके बाद इसने क्या किया, 3 साल बाद 1178 ईस्वी में इसने गुजरात पे आक्रमण किया। तो मोहम्मद गौरी ने सोचा कि गुजरात में जो उस समय राजा था वो था भीम सेकंड, अब ये था मात्र 13 वर्ष का बालक। तो गौरी ने सोचा कि 13 वर्ष का बालक क्या ही लड़ लेगा, उसको तो मैं यूं चुटकियों में पराजित कर दूंगा। लेकिन उसने इसको हल्के में ले लिया। भीम सेकंड की जो संरक्षिका थी, वो थी इसकी माता नायिका देवी। कौन थी, नायिका देवी, नाम के अकॉर्डिंग ही थी, ये नायिका ही थी सच में। तो इनके संरक्षण में, इनके नेतृत्व में भीम सेकंड ने लड़ा युद्ध, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को धूल चटा दी, और मोहम्मद गौरी वहां से चलते बना। तो ये क्या थी, उसकी पराजय, मोहम्मद गौरी की पहली पराजय भी कह सकते हो इसे आप। फिर देखो, फिर कई सालों तक मोहम्मद गौरी ने भारत की तरफ नहीं देखा, उसने अपनी शक्ति इकट्ठा करी। फिर 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य युद्ध हुआ। उस समय जो पृथ्वीराज चौहान थे, इनके तो नाम आपने सुना ही होगा, अभी रिसेंट मूवी भी आई थी जिसमें अक्षय कुमार ने पृथ्वीराज चौहान का रोल किया था, और आपने नाटक भी देखे होंगे पृथ्वीराज चौहान पे, बहुत सारे बने हैं। तो वही पृथ्वीराज चौहान, तो पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली के शासक थे, कहाँ के शासक थे, दिल्ली के शासक थे। तो इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में
तराइन के मैदान में, इसीलिए इसे बोलते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। प्रथम युद्ध इसलिए, अब इस युद्ध में क्या हुआ, जो मोहम्मद गौरी थे वो हार गया और पृथ्वीराज चौहान विजय हुए। अब पृथ्वीराज चौहान विजय तो हुए, लेकिन उन्होंने क्या, अपने दुश्मन को छोड़ने की गलती कर दी। उन्होंने मोहम्मद गौरी को भाग भाग जाने दिया, और जब वो आगे तक भाग गया उसके बाद उसकी कोई खोज खबर नहीं करी और अपने दुश्मन को हल्के में ले लिया। मोहम्मद गौरी ने क्या किया, इस युद्ध के बाद वो बच गया, उसने अपनी शक्ति फिर से इकट्ठा करी और अगले ही साल 1192 ईस्वी में उसी मैदान में फिर से एक युद्ध हुआ, लेकिन परिणाम बिल्कुल अलग। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य इस बार क्या हुआ, मोहम्मद गौरी विजय, वो जीत गया, क्योंकि उसने जो टाइम, यहाँ वो जो हारा, इस बीच का जो समय था, वो समय उसने यूज किया अपनी सेना को सुदृढ़ बनाने में, और पृथ्वीराज चौहान ने अपने जीत की पार्टियां करी, और ये पार्टियां क्या पड़ गई उसको भारी, और पृथ्वीराज चौहान गया इसमें हार। तो याद रखना। और इस प्रकार क्या हुआ, दिल्ली में हो गई गौर वंश की स्थापना, और जो मुस्लिम आक्रांता थे वो पहुंच गए हमारे भारत देश में, और फिर क्या हुआ, भारत का इतिहास बिल्कुल ही बदल गया। अब ये दो युद्ध, जो युद्ध हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो याद रखना। तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तराइन का दूसरा युद्ध भी इन दोनों के ही मध्य हुआ था, बस परिणाम अलग थे। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी हारा और तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया। देखो, इतिहास को कहानियों की तरह याद करते रहो तो आपको डेट भी याद हो जाएंगी, सन भी याद हो जाएंगी और बाकी चीजें भी याद हो जाएंगी। डेट को अलग से याद करोगे तो याद नहीं होगी, लेकिन एक सीक्वेंस के साथ पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अगले ही 2 साल, फिर नेक्स्ट 2 साल बाद उसने 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और जयचंद, इनके बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ। अब ये जयचंद वही है जिसने तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की मदद करी थी। अब देखो, इसे विश्वासघात का क्या मिला परिणाम, विश्वासघात का इसे फल भुगतना पड़ा। तो मोहम्मद गौरी ने इसे भी नहीं छोड़ा और कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। इसे हम बोलते हैं चंदावर का युद्ध। ठीक है, तो याद रखना, चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, और इसमें कौन विजयी हुआ, मोहम्मद गौरी। ठीक है, 3 युद्ध याद रखने हैं आपने, आप इसको याद रखेंगे। फिर 1206 ईस्वी में क्या हुआ, इसकी मृत्यु हो गई, कुछ लड़ाकू जातियों ने इस पे हमला कर दिया। ये डेट आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको याद रखें। ठीक है, आपको ये 3 युद्ध हुए, तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध, ये याद रखने हैं। ठीक है, और इनका उद्देश्य याद रखना कि इसने भारत में मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया अपने शासन की स्थापना के लिए। फिर देखो, मोहम्मद गौरी के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और हैं, जैसे कि गौरी के साथ आपने सुना होगा सूफी, तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तो आपको पता ही है, बहुत ज्यादा फेमस है, अजमेर में है ना। बस, तो ये जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, ये किसके साथ भारत आए, मोहम्मद गौरी के साथ ही भारत आए। और गौरी के जो सिक्के थे, देखो कोई भी जब राजा बनता था, पहले से सुल्तान बना, राजा बना, कोई भी राजा बना, तो वो क्या करता था, राजा बनने के बाद वो सिक्के जारी करता था अपने नाम के। क्या करता था, सिक्के। जैसे कि अभी हमारे देश में भारत सरकार है, ठीक है, तो भारत सरकार क्या करती है, गणतंत्र वाले देश में रहते हैं, तो भारत सरकार के भी क्या है, सिक्के हैं, है ना, अपनी उसकी अपनी करेंसी है। तो वैसे ही जो उस समय राजा हुआ करता था वो सिक्के जारी करता था। ठीक है, अब सिक्कों पर अलग अलग प्रिंट होते थे, कोई अपना नाम लिखाता था, कोई खुद में पढ़ता था, कोई जिस भगवान को मानता था उनकी फोटोज होती थी, तो ये सारी चीजें होती थी। तो गौरी के सिक्कों पर क्या था, लक्ष्मी जी की आकृति थी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, कई बार पूछते हैं कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी जी की आकृति थी, तो किसकी थी, मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर। और मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे, गौरी के टाइम पे भारत आए थे। तो जितना भी मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया है, आप इसको रिवाइज करते रहिए, नोट्स भी बना लीजिए। आपको इसके नोट्स की पीडीएफ हमारे चैनल में फ्री मिल जाएगी, तो आप नोट्स बना लीजिए, अपनी कॉपी बनाइए और बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त हुई। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।